आइए, स्वागत है। ये अगली सीरीज़ बायोलॉजी की, जिसमें हम बायो के चैप्टर्स पढ़ेंगे और सोर्स है एनसीईआरटी क्लास 9th की। पहला चैप्टर है सेल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सभी को पता है कि सेल जो है उसकी खोज किसने की। वो की है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ईयर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब लिखना था तो लिख दिया है। सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने। कैसे की है? तो कॉर्क ऑफ अ ट्री। कॉर्क क्या होता है? ये जैसे वो होता है छिलका, पेड़ के तने का छिलका। तो इन्होंने ये निकाला और फिर उसमें एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोप वगैरह सब देखा, और उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या है, छोटे चीज़ों से बनी है, जिसको कहते हैं ये लोग प्यार से सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और सेल ही मिल करके टिश्यू बन जाते हैं। अगर हम इसको केमिस्ट्री के फॉर्म में लिखें तो ये टिश्यू बन जाता है, और इसको क्या कह देते हैं हम? हिस्टोलॉजी, जो कि हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। उसके बाद एक आदमी आते हैं ल्यूइनहॉक। अब ये क्या करते हैं? इन्होंने डिस्कवर किया पहला लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। सेल की डिस्कवरी हालांकि रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन पहली जो लिविंग सेल थी, जिंदा, क्योंकि पेड़ तो वैसा था ना, तो वो इन्होंने एक पॉन्ड वाटर से किया था। और तब माइक्रोस्कोप थोड़े और बेहतर हो गए थे, लगभग 9 साल बाद। तो ल्यूइनहॉक ने ये डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन अ पॉन्ड वाटर। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये रहा सेल, इसके अंदर जो होता है उसको अगर हम कैपिटल एन से दिखाएं, न्यूक्लियस, तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्या रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में आप कंफ्यूज हैं? नहीं, रॉबर्ट हुक यार ऐसे हुक से मारा पेड़ पे और खींच लिया तो हुक हो गया। और ब्राउन क्या है? फिर इसमें देखा अंदर बहुत ही ब्राउन था, अंदर चॉकलेटी सा, तो रॉबर्ट ब्राउन हो गया न्यूक्लियस। पुरकिंजे, मैं पुरकिंजे पढ़ता हूँ, सच कुछ भी हो, मतलब असली प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो। इन्होंने कॉइन किया टर्म क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? जैसे ये पूरा सेल है, इस सेल के अंदर का जो पूरा मैटर है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म। यानी जितना भी लिविंग कंटेंट है इस सेल के अंदर, उसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस को अगर हटा देंगे तो जो बाकी चीज़ बचेगी, यानी ये वाली पेरिफेरी, ये वाली, सिर्फ ये वाली, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब सेल थ्योरी इन दो लोगों ने दी थी, शेल्डन और स्वान ने, 1838 और 39 में। सेल थ्योरी क्या कहा कि देखो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सेल, है ना, और सेल इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ। हर चीज़ सेल से बनी है, यही सब बताया। और सेल ही हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो यही है। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं आ रहा है, देख ही लूँ क्या? एक मिनट। हाँ, ऐसा ही कुछ है कि अरे मान लो यार कि सेल इज़ एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज़ अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट, जो चैप्टर का नाम भी है। अब इसी सेल थ्योरी को थोड़ा और एक्सपेंड किया। एक और आदमी आया कुछ साल बाद, विर्चू। इन्होंने कहा कि ईच सेल कम्स फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। वो बात तो सही है ना, कोई चीज़ कहाँ से आएगी? एक बच्चा कहाँ से आता है? माँ से आता है, और वो माँ भी कहाँ से आई होती है? किसी और माँ से आई होती है। तो समझ रहे हो ना यार थोड़ा बहुत, क्या कि ईच सेल कहाँ से आया है? किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, और यही सेल डिवाइड होकर के धीरे धीरे और सेल बनाती है, और धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म बनते हैं और जीवन आगे बढ़ता है। अब कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनि नाम से दिख रहा है एक, सिंगल, और मल्टी मतलब जिसमें मल्टीपल सेल्स हो। तो ऐसे चीज़ें जिसमें सिंगल सेल हैं वो यूनिसेलुलर हो गए, और जिसमें बहुत सारे से प्लांट हैं, एनिमल्स हैं। हम लोगों में भी तो एक सेल थोड़ी ना है, कितने सारे सेल हैं, और कुछ फंगीज हैं, तो ये मल्टी सेलुलर हो गया। बाकी जितने हैं सब यूनिसेलुलर हो गए। तो कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल जहाँ से MCQ बने हैं, PYQ, CDS CEPF की हम बात कर रहे हैं। अमीबा एक यूनिसेलुलर है, बचपन में बहुत हमने बनाया है ऐसे करके डायग्राम। अमीबा कुछ नहीं आता था, ऐसे ही बनाते थे हम लोग। क्लेमाइडोमोनास और पैरामीशियम बैक्टीरिया, ये सारे क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं। क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम इज़ यूनिसेलुलर, प्लीज़ रिमेंबर दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखो, ये जो सेल था हमारा, सेल का भी अभी हमने देखा कि यहाँ अंदर हमें न्यूक्लियस मिल गया। इसको अगर मैं कैपिटल N दिखा दूँ, ये जो सेल की आउटर लेयर है, इसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। ये रहा न्यूक्लियस, और ये वाला जो कंटेंट है, सिर्फ ये वाला,
इसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इस पूरे कंटेंट को, यानी कि अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें, मैथमेटिकली कि प्रोटोप्लाज्म असल में क्या है, वो है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। पेन नहीं चल रही यार, रिफिल ख़त्म हो गई। प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियस। और जो सेल की ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको आउटर साइड में, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी का एक और नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और नाम है क्योंकि अब चीज़ें बाहर से अंदर आएंगी, अंदर से बाहर आएंगी, तो ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का भी काम कर रहा है। कुछ क्या चीज़ें अंदर आएंगी, क्या चीज़ें बाहर जाएंगी, ये डिसाइड भी कर रहा है। तो इसी को सेल मेम्ब्रेन कह लो। तो बिल्कुल चलना बंद हो गई यार, कम से कम कुछ चल तो रही थी। तो इसी को हम सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो इसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तीनों इसी के नाम है, किसके, इस सेल के जो आउटर कवरिंग में है। तो ये तीन चीज़ें हमने देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि है सेल मेम्ब्रेन, या तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस के बाहर वाला जितनी चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस तो है ही। और प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, दैट इज़ मैथमेटिकली हमने ये देख लिया। अब देखो, कुछ चीज़ें बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाएंगी, कौन कब तक छुपा रहेगा। तो आपने एक टर्म सुना ही होगा, डिफ्यूजन क्या होता है, एक रैंडम रैपिड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहाँ से, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर। अब जैसे अगरबत्तियाँ हमने जलाई, तो कोई वहाँ बैठा, उसे भी वो सुगंध कैसे मिल गई, क्या हुआ था, यहाँ के पार्टिकल जल्दी जल्दी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो गया वहाँ तक। तो हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर की स्पॉन्टेनियस तुरंत मूवमेंट को ही हम क्या कह देते हैं, डिफ्यूजन। और अगरबत्ती से मुझे गाना याद आता है, क्या, अगरबत्तियाँ राख हो गई, गम तो फिर भी मिटा नहीं। चलो जाने दो। तो ये जो सेल है, अब कोई चीज़ अंदर आएगी, कोई चीज़ बाहर आएगी। तो जो गैसियस एक्सचेंज है ये होगा किसके थ्रू होगा, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। इस मेम्ब्रेन का क्या नाम है, प्यार से हमने कहा था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, या तो सेल मेम्ब्रेन, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लेते हैं कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है या फिर CO2 बाहर जा रही है। दिस प्रोसेस या दिस गैसियस एक्सचेंज इज़ नोन एज डिफ्यूजन। ठीक वैसे ही सिर्फ गैस क्यों, पानी भी तो आएगा, पानी भी अंदर आ सकता है, पानी भी जा सकता है। तो इसी के लिए ये तीन खेल है, और न जाने कितनी बार ये पूछा जाता है, अच्छा मूवमेंट कहाँ से हो रही है, हाइयर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यही होता है। तो अब देखो, अगर मान लेते हैं आपने किसी सेल को उसमें डाला, एक कंटेनर में डाला, अब बाहर जो सॉल्यूशन है वो तीन तरीके का हो सकता है। अब अगर मान लेते हैं इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आपके सेल में पानी कम है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ये जाहिर सी बात है कि पानी जहाँ ज़्यादा है, यानी कि मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन जहाँ से ज़्यादा है वो लोअर कंसंट्रेशन की ओर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ये फूल जाएगा, दैट इज़ स्वेल, गेन या तो स्वेल। तो इसी को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक वैसे ही अगर बाहर में कंसंट्रेशन कम हो वाटर का, अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सारा का सारा पानी अंदर से बाहर की ओर चला जाएगा, बिकॉज एज द नेचर का लॉ सेज कि थिंग्स विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉरी, तो जब पानी सारा निकल गया तो वो क्या बचेगा उसके पास, एक पतला शरीर, श्रिंक हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब ही होता है बराबर, तो यानी कि जब दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ना फूलेगा ना श्रिंक करेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और यही आपको याद रखना है, हाइपो हाइपर आइसोटोनिक। देखो आइसोटोनिक तो सभी को याद हो जाता है, हाइपो हाइपर में अगर आप कंफ्यूज हो, देखो हाइपो ऐसे देखो ना, हाइपो एकदम हाइपो हो गया, हिप्पो हो गया, हिप्पो फूला फूला सा नहीं होता है क्या, हिप्पो। और हाइपरटोनिक से मुझे याद आता है हाइपर टेंशन, क्या हो गया, दिमाग बहुत टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन। तो हाइपर टेंशन हो गया, बेचारा सूख गया, श्रिंक कर गया, तो ऐसे याद कर लो, हाइपर टेंशन मतलब श्रिंक हो गया। बात मत करो मेरे से बस। तो हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मेरे को थोड़ा और हॉट क्वेश्चन बनाना हो, हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, तो एक्चुअल में देखो क्या, मान लेते हैं हाइपोटोनिक की बात करते हैं, यानी कि बाहर से पानी अंदर जा रहा है, तो क्या अंदर का पानी बाहर नहीं आ रहा है, क्या इस केस में
सिर्फ अंदर से पानी बाहर आ रहा है, क्या बाहर से अंदर नहीं जा रहा है? क्या इसमें दोनों बराबर है तो क्या मूवमेंट हो ही नहीं रही है? तो नहीं, मूवमेंट हो रही है। एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट, यानी कि हो सकता है कि 10 लीटर अंदर जा रहा हो, 2 लीटर बाहर आ रहा हो, तो हम क्या कहेंगे कि भाई 8 लीटर अंदर जा रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट। तो अगर बहुत ही हाई ऑर्डर क्वेश्चन बनाना हो, मान लो कभी मैं यूपीएससी का चेयरमैन बन गया, नहीं चेयरमैन क्यों बनूंगा, मान लो एग्ज़ाम सेट करने वाला बन गया और मुझे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं, तो मैं ऐसा कहूँगा कि इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन केवल अंदर मूवमेंट हो रहा है और वो फूल जा रहा है। तो नहीं, केवल ऐसा नहीं है, अंदर का पानी बाहर भी आ रहा है, लेकिन वो कम आ रहा होगा इन कंपैरिजन टू जो अंदर जा रहा है। दैट इज़ वाई हमने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया है नेट। या आप फिजिक्स में मैं आपको याद दिलाता हूँ, ऐसे आप करते थे, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, तो उसका क्या मतलब है कि रिजल्टेंट 8 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब इस बात को भूल जाओ। तो इसीलिए जो नेट कीवर्ड है ये मेरी नज़र में छा गया और मैंने आपको बता दिया। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? क्या अंदर का पानी बाहर और बाहर का पानी अंदर नहीं जा रहा है? जा रहा है भाईजान, अंदर का बाहर का पानी अंदर जा रहा है, लेकिन 5 अंदर जा रहा होगा, 5 बाहर आ रहा होगा, इसलिए जो नेट मूवमेंट है वो है 0। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द नेट मूवमेंट। अच्छा, अब ऑस्मोसिस और इसमें डिफ्यूजन में कोई रिलेशन है क्या? हाँ, सेम चीज़ है। ऑस्मोसिस एक स्पेशल केस हो गया किसका? डिफ्यूजन का, है ना, क्योंकि चीज़ें क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब हमने चीज़ें देखी थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन था और साइटोप्लाज्म था और क्या था? न्यूक्लियस था। यही 4 चीज़ हम फिर से देखते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट खेल आ रहा है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन, या तो हम इसको कह सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कई नाम है। ये बना होता है किसका? प्रोटीन एंड लिपिड्स का। दिस इज PYQ। इसको याद कर लो यार, क्यों नहीं याद कर रहे हो? ये जो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन है, एक तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है, बढ़िया है, ठीक है। किससे बना होता है ये ध्यान रखना है, प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। अच्छा, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ पे इस वाले साइटोप्लाज्म के रीजन में ना अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं सेल के कंपोनेंट कह लो या सेल ऑर्गेनेल कह लो। तो 6 सेल ऑर्गेनेल जो हैं हमें पढ़ने हैं, जो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। पर अभी इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से। दूसरा, अच्छा, एक अमीबा जो है, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर है, आपको याद है? वो अपना फूड कैसे खाता है? ऐसे करके ऐसे होता है, यहाँ पे आता है, उसको ऐसे अंदर लपेट लेता है और सीधा अंदर ले लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। तो अगर कोई पूछ ले हमसे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है, तो इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू अमीबा जो है अपना फूड एक्वायर करता है, ये है एंडोसाइटोसिस। प्लाज्मोलिसिस इसी से मिलता जुलता वर्ड है, लेकिन ये बात तो समझ आ ही रहा है क्योंकि लिसिस लगा है। हमने बचपन में जाने कितनी बार पढ़ा है, लिसिस मतलब उसको टूटना। जैसे हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना पानी से। तो प्लाज्मोलिसिस मतलब ये जो प्लाज्मा है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टूट जाए और अंदर की सारी चीज़ें बाहर श्रिंक हो जाए, है ना। तो प्लाज्मा का टूटना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूट जाए और श्रिंक हो जाए, सारी चीज़ें ऐसे निकल जाएँ, तो ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। एक और चीज़ आती है सेल वॉल, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती, यानी हमारे पास नहीं है क्योंकि हम सब जानवर हैं। अब ये जैसे सेल था, ये सेल मेम्ब्रेन है, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके भी आउटर कवरिंग में एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। यानी अगर आप एक प्लांट सेल से मिलने जा रहे हैं, मुखातिब होने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप किससे मिलेंगे? आप मिलेंगे सेल वॉल से, उसके बाद आप मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। किससे बनी होती है? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज PYQ। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोस। क्या आप कंफ्यूज हैं? नहीं तो C से सेल वॉल, C से सेल्यूलोस, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन P से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, P से प्रोटीन। इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं और यही इंपॉर्टेंट है। अब सेल वॉल एक और काम करता है, इट प्रिवेंट्स बर्स्टिंग। कैसे? मान लो आपने चीज़ें एक सॉल्यूशन में डाली तो वो फूल गया। अच्छा, फूल गया तो क्या होगा? हाइपो या हाइपर? अभी बताया, फूल जाता है हाइपो। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर आपने डाला तो सब अंदर आ जाएगा, माल मटेरियल, पानी, अभी और फूलेगा। अगर सेल वॉल ना होता रिजिड, तो ये फट नहीं जाता क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे फट से?
लेकिन सेल वॉल क्योंकि आउटर लेयर पे है, एक थोड़ा रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे फटने से भी बचाता है। तो बस यही सब बातें हैं कि अरे ठीक है। न्यूक्लियस, ये रहा सेल, ये रहा इसका न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के जो चारों ओर हो, मतलब न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें इतनी नई बात क्या है? इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बस एक नई बात ये है कि ये डबली लेयर्ड होती है। इट इज़ डबली लेयर्ड। वहाँ पे कौन था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर था एक सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना था और सेल वॉल सेलुलोज से बना था। न्यूक्लियस का जो कवरिंग है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे, और ये एक डबली लेयर्ड है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है कौन? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम बहुत हमने सुना है, डीएनए इनहेरिटेंस में ये काम आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट से एक डॉटर में, या डॉटर सेल ही कह देते हैं, जो न्यू सेल में जो प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र होंगी, इनहेरिट होंगी, ये किसके अंदर होती हैं? ये क्रोमोजोम कैरी करता है ना, कि क्या क्या इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज आएंगी। जैसे कि मेरे ये वाले कान देखो खुला है, किसी किसी का ऐसे खुला होता है, किसी किसी का ऐसे बंद होता है। झुमका उनका पहनते हैं, झुमका उनका बंद होता है। अब ऐसे क्या होता है, कुछ लोगों का खुला होता है। तो क्रोमोजोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। क्रोमोजोम में क्या होता है? ये डीएनए और प्रोटीन, और द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ये तो सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, क्या ही बताऊँ? डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड है ना, बहुत बार आपने पढ़ा होगा ये सारी चीज़ें। डीएनए और आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यानी कि क्रोमोजोम वो सारी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखा हुआ है जो वो ले जाएगा और नया बच्चा बनाएगा, तो उसके बाप की क्वालिटी इस मम्मी की क्वालिटी इसमें डाल देगा। क्रोमोजोम में क्या होता है? डीएनए होता है और प्रोटीन होता है। अच्छा, ये फिर से थोड़ा सा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से हॉट्स वाले क्वेश्चन है। अगर किसी को थोड़ा टफ बनाना हो तो शायद ये पूछेगा कि जब क्रोमोजोम डिवाइड नहीं होने वाला होता है तो जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे रहते हैं। मान लेते हैं क्रोमोजोम है तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहेगा, लेकिन जब वो डिवाइड होने लगेगा तो ये रॉड शेप का स्ट्रक्चर ले लेगा। कौन? यही क्रोमोजोम। ठीक है, एक ही चीज़ है, जो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसे है, धागे वागे की तरफ है, फिर करने लगेगा रॉड शेप का हो जाएगा। साइटोप्लाज्म हमने बता ही दिया क्या होता है। ये वाला जो रीजन है ये साइटोप्लाज्म है। एक और चीज़, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो यू बिग, चलो मैं कहना नहीं चाहता हूँ वैसे, तो यूट्यूब है। प्रोकैरियोटिक का कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या बेसिक कह लो। तो मैंने ऐसे याद किया था कि प्रो मतलब वो प्रो आदमी है। अब जब प्रो आदमी है तो उसको न्यूक्लियस की क्या ज़रूरत भाई? तो इसका जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, इस सेल के अंदर का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ऐसा समझ लो ये नहीं होता है, ये बहुत ही वीक होता है। तो ये पूरा न्यूक्लियस ऐसे ऐसे हो जाएगा, एक पुअरली डिफाइंड है, डिफाइंड बहुत ही पुअरली है। न्यूक्लियर रीजन क्या है? पुअरली डिफाइंड। और यहाँ पे इसका क्या है? वेल डिफाइंड। तो यानी अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसका मतलब ये एक यूकैरियोटिक है। हमने इसका जो न्यूक्लियर रीजन है, यही तो है न्यूक्लियर रीजन, एकदम वेल डिफाइंड है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यूकैरियोटिक। साइज़ क्या है? लार्ज है। इसका साइज़ क्या है? स्मॉल है। ये माइक्रो होता है 10⁻⁶, और ये होता है, अच्छा ये भी माइक्रो ही है, ठीक है। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस है और सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका जो अंदर का माल मटेरियल न्यूक्लियस का पूरा ऐसे ऐसे इसमें पूरा फैल जाएगा, क्योंकि ये पुअरली डिफाइंड है। इसमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, और इसमें प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मतलब ये जो 6 सेल ऑर्गेनल अभी हम पढ़ने वाले हैं ये इसमें होता है, और जितने भी सेल ऑर्गेनल उनकी भी तो अपने अपनी मेम्ब्रेन होंगी ना, तो इसमें होते हैं, और प्रोकैरियोटिक वाले में नहीं होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसा समझ लो नहीं होता। तो इनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही पुअरली डिफाइंड है। इनके पास अपने सेल ऑर्गेनल भी नहीं होंगे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है किसकी? प्रोकैरियोटिक की। प्रो आदमी है, जब प्रो है तो उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए सब, मैं अपना संभाल लेगा, भाई अपना संभाल लेगा। तो इसीलिए प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, थोड़ा अजीब सा है, मैं इसलिए कहना नहीं चाहता हूँ कि यू इट्स सो बिग। अब न्यूक्लियोइड क्या होता है? अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है
जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये सारा न्यूक्लिक एसिड हो तो इसी को न्यूक्लियोइड कह देते हैं। अच्छा, जैसे जब अच्छे से डिफाइन है तो उसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। जब अच्छे से डिफाइन ना हो तो इस वाले पूरे रीजन को हम क्या कह देंगे, प्यार से न्यूक्लियोइड कह देंगे, जिसके अंदर पूरा माल मटेरियल क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा। अब वही 6 सेल ऑर्गेनल जिनको हम पढ़ने वाले हैं और बेसब्री से इंतज़ार था, तो आइए पढ़ते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER लिख देंगे। गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। ये दोनों थोड़े से विचित्र हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का DNA और खुद का राइबोसोम है। पर हम शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और शुरू करने से पहले हम प्लांट सेल का अगर एक डायग्राम देख लें, देखो ये अंदर सबसे पहले हमें पता है कि इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हो गया। फिर चाहे जैसे इसको बना दो, कोई मतलब नहीं है। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, अभी हम देखेंगे। 2 चीज़ें हो गई, यहाँ हमने लाइसोसोम बना दिया, यहाँ पे गोल्गी एपैरेटस। अब गोल्गी एपैरेटस देखने वाली मज़ेदार चीज़ है कि ये देखो ये लंबे लंबे ऐसे ऐसे हैं और एक पैरेलल स्टैक की तरह से हैं, पैरेलल है। यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया से बचपन में बनाते थे ऐसे करके, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल। अब देखो प्लांट सेल में देखो वैक्यूल इसका कितना बड़ा है। अगर यही एनिमल सेल होता तो हम इसका वैक्यूल छोटा बनाते, क्योंकि प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो थोड़ा बड़ा होता है। ये नहीं समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कुछ काम नहीं है। शुरू करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ट्यूब्स और शीट्स के फॉर्म में होता है, तो ठीक है ऐसे होने दो। एक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, लॉन्ग हो सकता है, राउंड होगा, हल्का सा राउंड मान लो, चलो। ऑब्लॉन्ग, ऑब्लॉन्ग मतलब तो रेक्टेंगुलर। ये वर्डिंग एज इट इज़ बुक की इसलिए लिखी गई है क्योंकि वो एज इट इज़ क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो आप इससे पहले से ही रूबरू हो, इसीलिए यहाँ पे सेम स्टेटमेंट मैंने उठा के यहाँ पे टाइप कर दिया। ये जो वेसिकल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका स्ट्रक्चर हम डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली अभी, कि लंबे लंबे होंगे, गोल गोल होंगे, ऑब्लॉन्ग बैग्स हैं, और एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करते हैं। अब क्या काम हो रहा है कि यहाँ पे है, मान लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये 2 तरीके के होते हैं। एक जो रफ दिख रहा था उसको बोला तुम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक जो स्मूथ था उसको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरीके के होते हैं ये। अब देखो आर राइबोसोम। रफ वाले के पास होता है राइबोसोम। राइबोसोम बनाता है प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो यानी ये बात हमें अच्छे से समझ आ गई कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो आदमी है जो प्रोटीन बना रहा है सेल के अंदर। प्रोटीन बना के हर जगह, अब किसी को भी चाहिए, मान लो इसको प्रोटीन चाहिए, यहाँ एक आदमी है इसको चाहिए, हर जगह यही वाला प्रोटीन जाएगा, सेल के अंदर भी जाएगा। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या मैन्युफैक्चरिंग करता है, फैट और लिपिड्स। दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या राइबोसोम किसके पास है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, बात खत्म। एक वर्ड और आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। देखो बायोजेनेसिस मतलब बनाना टाइप का। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, अच्छा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है ये भी। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ये किससे बना था, याद आ रहा है आपको, प्रोटीन्स और लिपिड से। तो ये प्रोटीन कहाँ से पा रहा होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही दे रहा है। तो वही है कि ये जो प्रोटीन है, ये जो लिपिड है, प्रोटीन और लिपिड से कौन बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन्हीं का यूज़ करके ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनकी मेम्ब्रेन बनती है, इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग वाज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग। फंक्शंस क्या है, क्या फंक्शन है नहीं पता चल रहा है क्या, प्रोटीन बनाना है और क्या करना है। अब एक और लाइन लिखिए, ये फिर से भाई हॉट हो गया कि काम का नहीं है, पर देख लेते हैं कि लिवर सेल में, कहाँ पे, लिवर सेल में, किसके, वर्टिब्रेट एनिमल के। वर्टिब्रेट मतलब जिनके पास बैकबोन हो, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी। तो मैंने ऐसे याद किया था, वर्टिब्रेट मतलब विनय, पता नहीं क्यों विनय याद हो गया था, और विनय की बैकबोन है। और रीढ़ की हड्डी से मुझे वो याद आता है यार, एक स्टोरी थी 9th या 10th में हिंदी में कहीं की, जिससे अगर बोलना हो कि तुम कैरेक्टरलेस हो तो शायद कहते हैं कि तुम्हारे पास बैकबोन नहीं है, कुछ ऐसा था हिंदी में, एक कहानी थी रीढ़ की हड्डी करके। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि वर्टिब्रेट एनिमल्स में लिवर सेल में क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पॉइजन और ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम करता है। ये जिसको अच्छा लगे वो पढ़ लेना, बाकी लोग
छोड़ देना। दूसरा हम पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस। किसने दिया? ये आदमी है कैमिलो गोल्गी, ये तो नाम से ही पता होगा इसीलिए इसका रखा गया है। अब इसमें जो वेसिकल्स हैं वो कैसे हैं? अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड एज सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम वाला। अच्छा, एप्टीट्यूड की भी वीडियोस बनी है, अगर कोई एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी, सीसेट प्रिपेयर कर रहा है तो आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं एप्टीट्यूड वाले प्लेलिस्ट से। पाइप एंड सिस्टम से याद आ गया। तो ऐसे ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हैं। ये कौन है? गोल्गी अपैरेटस। ये वर्ड आपको याद रखना है कि पैरेलली है। इनका फंक्शन क्या है? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। अब चीज़ें बन गई तो ये क्या करेगा? स्टोर करेगा, मॉडिफाई करेगा, भेजेगा इधर, ले भाई तू ले पूरे सेल में जो काम है ये सब कौन कर रहा है? पैकेजिंग का। और ये कौन कर रहा है? गोल्गी। दिस इज़ अगेन हॉट्स, क्योंकि अभी तक आया नहीं इसलिए मैं उसको हॉट कह दे रहा हूँ, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाला। जो सिंपल शुगर है वो कॉम्प्लेक्स शुगर में तब्दील हो जाता है। कहाँ पे? यहीं पे। कहाँ पे? गोल्गी अपैरेटस के अंदर। किसने फाउंड किया था? कैमिलो गोल्गी ने। और ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि अगला सेल ऑर्गेनल हम पढ़ने जा रहे हैं, वो असल में बनता कौन है, बनाता कौन है? तो उसके फॉर्मेशन में भी इसका हाथ है, ये कह रहा है सर। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक नहीं बना। ब्लैक रिएक्शन क्या है? तो ये जो गोल्गी साहब थे ना, इनको नोबेल प्राइज़ में मिला 1906 में। इसी ब्लैक रिएक्शन पे उन्होंने क्या किया कि जो नर्व सेल है, नर्वस टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू की बात है, इसका टिश्यू लिया, यहाँ एक्सन वगैरह होता है, डेंड्रिटिक, और उसको विजिबल कराया। तो इन्होंने किसका यूज़ किया था? यूज़ किया था सिल्वर नाइट्रेट का, वीक सॉल्यूशन ऑफ अ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 शायद, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है ना, Ag नाइट्रेट 1 ही होगी, पता नहीं, Ag नाइट्रेट। तो ये हो गई चीज़ें। ब्लैक रिएक्शन क्या है? नर्वस सेल की स्टेनिंग कराई थी। किसने कराई थी? गोल्गी साहब ने। क्या यूज़ किया था? वीक सॉल्यूशन ऑफ क्या? सिल्वर नाइट्रेट। ये थी कहानी। लाइसोसोम, लाइसोसोम ये आपने सुना ही होगा, सुसाइड बैग ऑफ द सेल इसी को कहते हैं। ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल है। सेल का जो कचरा वचड़ा हो वो इसमें जाएगा, और इसके पास बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होती है, और उसको जला देगा या हटा देगा, रिमूव करेगा। अच्छा, ये एंजाइम कौन बना के देगा उसको? जाहिर सी बात है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बना के देगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? डाइजेस्टिव एंजाइम जो इसके अंदर है उसकी। कौन सा देगा? रफ या स्मूथ? RER। ठीक है, इसी को हम प्यार से कहते हैं सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और यहीं से एक वो याद आ रहा है यार, कि चलो ये बता देता हूँ, फिर बताता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। और एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP होती है। ATP का फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी। ये इंपॉर्टेंट। अब इसकी दो कवरिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, एक आउटर और एक इनर। आउटर वाली क्या होता है? पोरस होती है, और इनर वाली डीपली फोल्डेड होती है। ये काम का नहीं दिख रहा है। काम का क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि मान लेते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो जो बाहर वाली है उसमें ताकि मूवमेंट हो सके तो थोड़ी सी पोरस है, छेद टाइप के, और अंदर वाली ऐसे डीपली फोल्डेड है। 1 और 2 ये कवरिंग होती है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम दिख रहा है, लेकिन अब था तो पढ़ लिया है। और ये एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल क्यों है? क्योंकि इसके पास अपना खुद का DNA और खुद का राइबोसोम है। खुद का DNA है, समझ रहे हो, और खुद का राइबोसोम है। खुद का राइबोसोम है, इस बात से क्या पता चलता है? राइबोसोम यानी कि खुद का प्रोटीन ये बनाने में सक्षम है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी के खैरात में मांग के नहीं खाता है। प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग ये खुद कर सकता है यार, खुद बना सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहीं से एक वो याद आता था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल। बचपन में हमने कितनी बार पढ़ा है, भूल ही नहीं सकते हैं कि मैं तुम्हें भूल सकता हूँ, तुम्हारी बातें भूल सकता हूँ, मगर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये बात कैसे भूलूँ भला? ये लाइसोसोम का है कि वो शुरू में माइटोकॉन्ड्रिया से थी, वक्त बीतता गया वो लाइसोसोम बनती गई, है ना। शुरू में वो क्या होते हैं कि आपको पावर देते हैं, उसके बाद वो खुद ही सुसाइड बैग की तरह काम करने लगते हैं।
प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल में हैं। दो तरीके के होते हैं, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है जो कलर्ड हो, और ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है जो वाइट हो या तो कलरलेस हो। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो ये स्टोर करता है स्टार्च, ऑयल या प्रोटीन ग्रैनुअल्स। मैंने ऐसे याद किया था, मुझे कुछ याद आ रहा है। स्टॉप, ये स्टार्च हो गया, ये ऑयल हो गया, ये प्रोटीन ग्रैनुअल्स हुआ। कौन कर रहा है? ये प्लास्टिड। अब एक आता है क्लोरोप्लास्ट। देखो जो कलर हो वो क्रोमोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट असल में क्या है? एक क्रोमोप्लास्ट ही है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर का होता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और साथ में येलो और ऑरेंज पिगमेंट पत्तियों में हमने देखा भी होगा कभी कभी, तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर का, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, तो ये एक कलरफुल हो गया ना क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट असल में एक क्रोमोप्लास्ट है, बस मैं ये कह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? जैसे मान लो मैं हूँ, तो मान लो मेरे पास मेरा एक कोई कलर है, मैं मान लो लाल रंग का हूँ, तो क्या कह रहा हूँ यार मैं, तो मैं एक विनय, मेरा कलर लाल, तो मैं विनय हूँ, ठीक है, लेकिन मैं असल में हूँ कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि मुझ में एक कलर है। तो दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग कि इफ़ ये क्रोमोप्लास्ट है तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ, है ना? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक तरह का क्रोमोप्लास्ट हुआ। अरे फालतू है, सब समझ लो। ये भी स्ट्रेंज है, क्यों स्ट्रेंज है? ऐसा क्या है? बताया स्ट्रेंज में दो लोग हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिक, यानी इसके पास भी अपना खुद का डीएनए है, इसके पास भी अपना खुद का राइबोसोम है, और ये भी अपना खुद प्रोटीन बनाने में सक्षम है। एक चीज़ आता है स्ट्रोमा क्या है? तो प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड के जो अंदर मटेरियल है, मेम्ब्रेन, वो ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, इसमें एम्बेडेड है। किसमें? स्ट्रोमा में। ये प्लास्टिड की बात हो रही है, प्लास्टिड लिख देता हूँ। तो प्लास्टिड के अंदर का जो कंटेंट है वैसे मेम्ब्रेन लेयर के फॉर्म्स में एम्बेडेड है। किसके अंदर? इस जेली लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रोमा है, मिला, बताओ कौन सा सेल ऑर्गेनल का पार्ट है, तो भाई प्लास्टिड का ही पार्ट है, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर मेम्ब्रेन जो है ऐसे लेयर के फॉर्म्स में एम्बेडेड है। द लास्ट वन इज वैक्यूल। स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज सैक। दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। अच्छा, वैक्यूल हमने देखा ही था कि प्लांट में बड़ा है, तो मैं अगर होता क्या, मैंने अपने नोट्स में जब बनाया था तो ऐसे बनाया था कि प्लांट में वैक्यूल बड़ा होता है, और यहाँ ऐसे एनिमल बना दिया था, जैसे जानवर बना लो, इसका पूंछ बना लो, ये कान बना लो, है ना? इसको बड़ा इसको छोटा बनाने से क्या होता है? याद हो जाता है कि डायग्राम से दिख जाता है कि हाँ ये भाई ये बड़ा है। तो प्लांट का वैक्यूम एल साइज, ये एस साइज स्मॉल। अगेन दिस कीवर्ड इज इंपॉर्टेंट कि वैक्यूल क्या है? प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू सेल, दिस इज पी बाई क्यू। कि भाई कौन है जो प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी किसको? सेल को। तो वो कौन है? वैक्यूल। दिस इज हॉट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, देख सकते हैं। बहुत सारे जो चीज़ें हैं लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी भी स्टोर्ड हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन। एक और चीज़ है कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड वैक्यूल है जो कि क्या काम करता है? एक्सेस वाटर को और वेस्ट को भी निकालने का काम करता है। कौन कर रहा है ये काम? वैक्यूल। क्या कर रहा है? निकाल रहा है। असल में निकालना किसको चाहिए था? लाइसोसोम को, जो कि डिस्पोजल या वेस्ट ऑफ द साइकिल सेल है। थोड़ा सा रिवीजन। सेल इज रॉबर्ट हुक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे, क्लेमाइडोमोनास पैरामीशियम यूनिसेलुलर या मल्टी? जी हाँ, यूनिसेलुलर। हाइपो में फूल जाता है, आइसो मतलब बराबर, आइसो का मतलब बराबर। कितनी बार बचपन में पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? आइसोमेरिज्म, आइसोथर्मल, आइसो बता दूँ क्या? चलो मान लो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया ना आइसोथर्मल में। तो पीवी का ग्राफ कैसे बनेगा? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, तो ऐसे बनेगा। ये हो गया आइसोथर्मल का ग्राफ। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, देखो ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोबारिक। ये जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, ये इसको क्या कहते हैं? आइसोचोरिक। मैं चोरिक पढ़ता हूँ, जो वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो आइसो का मतलब ही होता है बराबर, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं।
और एडियाबैटिक ईथर बनेगा। एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है क्योंकि एडियाबैटिक होता है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसलिए इन दोनों के ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है। तो ये देखो थर्मोडायनेमिक्स भी हो गई। प्रोकैरियोटिक क्या चीज़ था? पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस था, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम है और राइबोसोम ही प्रोटीन बनाता है। राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स कौन था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पैरेलल स्टैक सिस्टम कहीं भी दिखे, ये कौन था? गोल्गी अपैरेटस। ब्लैक रिएक्शन किसने कराया? गोल्गी साहब ने। सिल्वर का क्या यूज़ किया था? सिल्वर का नाइट्रेट। वो कौन से दो लोग हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्या है इनके पास अपना खुद का? ये स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज से याद आता है मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज, तो DR कह लो, DNA और राइबोसोम। स्ट्रोमा किसके अंदर है? प्लास्टिड के अंदर है। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी वाला कहीं भी दिखे मार देना वैक्यूल पे। तो ये बहुत सारे ये सारी चीज़ें थी, हमने इसे पढ़ ली। और इसका PYQ हम अगले वीडियो में करते हैं, क्योंकि मैं लगाना भूल गया, मुझे लगाना चाहिए था, ध्यान नहीं आया। ये रहा सीडीएस ब्लैक यूट्यूब की टेलीग्राम, यहाँ 150 के आसपास लोग हैं। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये today's.newspaper का इंस्टाग्राम पेज है, हालांकि अब थैंक यू, ये सारी चीज़ें थी और ख़त्म करते हैं। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए और मज़ा कीजिए। हम PYQ अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।